आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? स्पष्ट कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। आवाज आ रही है? चलिए, ठीक 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 ठीक, चलिए। तो हमने आपसे कहा कि जब देश का विभाजन हुआ तो वो बड़ा व्यवहारिक विभाजन नहीं था। जल्दबाजी में विभाजन किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को स्पेशली लाया ही भारत के सकुशल विभाजन करने के लिए लाया गया था। तो वैसी परिस्थितियों में देश का विभाजन अव्यवहारिक था, सीमा का विभाजन था। आप जो पाकिस्तान की द्विराष्ट्र की संकल्पना थी वो कितना व्यवहारिक थी आप स्वयं सोच लीजिए कि कहां मूल पाकिस्तान और कहां वर्तमान बांग्लादेश, और वो भी आप इतना उड़ करके दूसरी जगह शासन करते। आप देखिए, यही कारण था कि स्वतंत्रता के 30 वर्ष के अंतराल ही आपको उस क्षेत्र को स्वतंत्र करना पड़ा। पाकिस्तान लोकतंत्र से संघर्ष कर ही रहा था। आपके जो वर्तमान बांग्लादेश है वहां उन्होंने कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां थी। तो लाइन ऑफ रेडक्लिफ की जब आप बात करते हैं तो व्यवहारिक तौर पर दोनों राष्ट्रों ने उसे उस समय स्वीकार किया था। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। वो व्यवहारिक था या अव्यवहारिक था, ये अपनी जगह बात है। अब आप सोचो, पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र पंजाब के पाकिस्तान के हिस्से में था। वहां लगभग 4.5 लाख सिख उस समय के पंजाब में रहता था। और आपने ऐसा व्यवहारिक विभाजन किया कि उस दौरान सोचिए कि उस पंजाब क्षेत्र से जो पाकिस्तान का पंजाब था, लगभग 4.5 लाख से अधिक पंजाबी लोगों को वहां से पलायित होकर के भारत आना पड़ा। तो आज जो सिखों का आप कहते हैं ना, सिख एक ऐसी कौम है जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हर जगह पाई जाती है। तो बेसिकली यह विभाजन ही वह आधार था जिसने विवश किया था सिखों को कि उनका अब कोई क्षेत्र नहीं है, आपको जहां स्थान वहां जाकर के आप बस जाइए। तो व्यवहारिक पक्ष यही है कि सिखों का इस तरीके से विस्तार आपके न केवल भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बल्कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। यही हाल आप वर्तमान समय में तिब्बत के लोगों की देखेंगे कि तिब्बत में 1959 में जब दलाई लामा भागे तो मूल तिब्बतियों को भी वहां से भागना पड़ा, क्योंकि तिब्बत के क्षेत्र पे चाइना के द्वारा चीनियों को स्थापित किया जाने लगा था। और आज आप चले जाइए, विश्व के जितने भी ऐसे राष्ट्र हैं उन सब जगहों पे 10, 50, 100 करके तिब्बत के लोग आपको निवास करते मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना मूल क्षेत्र पलायित होना पड़ा था और उन्हें नई जमीन की तलाश करनी पड़ी थी। खैर, विषय पर आते हैं हम लोग। तो लाइन ऑफ रेडक्लिफ का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र था उसके विभाजन के लिए विवाद उत्पन्न हुआ। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रतिद्वंदी राष्ट्र चाइना की, तो चीन के साथ भारत के प्रारंभिक स्तर पर विभाजन की कोई भी नहीं था। आपको अगर जान के मतलब भारत के बाद ही चीन स्वतंत्रता 1947 में स्थापित हुई थी, जबकि चीन की जो स्वतंत्रता थी वो 1949 में एस्टैब्लिश हुई थी। माओ त्से तुंग के द्वारा क्रांति की गई थी, सैन्य क्रांति करके वहां पर अपनी सत्ता स्थापित की गई थी। और माओ त्से तुंग की सरकार को वस्तुतः विश्व में सबसे पहले जो मान्यता देने वाला राष्ट्र था वह भारत था। यही नहीं, कोरिया के साथ चीन के युद्ध में भारत ने चीन का सहयोग दिया था। ही नहीं, भारत और चीन के संबंधों को प्रबल बनाने के लिए ताइवान के स्थान पर भारत ने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। तो ऐसे बहुत सारे पक्ष थे जिसमें भारत और चीन के संबंधों में संतुलन लाने की प्रयास किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आप जानते हैं कि पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच में किया गया था, जिसमें 5 समझौतों के माध्यम से भारत और चीन के संबंध को और ज्यादा समृद्ध किए जाने की बात की गई थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाओ एन लाई के बीच में स्थापित किया गया था। भारत और चीन के बीच में सीमा विवादों को अंग्रेजों के काल में ही खत्म कर दिया गया था, जब लाइन ऑफ मैकमोहन 1213 में स्थापित कर दिया गया था, जब चीन और भारत के बीच में तिब्बत को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी।
स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन ने भी उस लाइन ऑफ मैकमोहन को माना था और तिब्बत की स्वायत्तता पर ही इस बात के पक्षधर थे कि तिब्बत की स्वायत्तता को बनाए रखा जाएगा। लेकिन चीन की विस्तारवादी नीतियां तब भी विद्यमान थी, क्योंकि चीन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो बर्फ आच्छादित है, अनुत्पादक है और लगातार बढ़ती जनसंख्या को प्रतिस्थापित करने, रिसोर्सेस के नए क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए उन्हें विस्तारवादी नीति को अपनाना उनकी विवशता थी। फिर माओ त्से तुंग की क्रांति के आधार पर चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, जिसके मूल में कहीं ना कहीं अपनी विस्तारवादी नीति विद्यमान थी। और यही कारण था कि जब तिब्बत के क्षेत्र में चीन ने हस्तक्षेप करना शुरू किया तो उसने उसका विरोध किया था। विरोध के परिणाम स्वरूप भारत और चीन के संबंध खराब हुए थे। 1956 में ही चीन ने भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ऐसे कई क्षेत्रों को अपने राजनीतिक नक्शे में दिखाया था, जिसको लेकर के विवाद बढ़ा था। और तिब्बत में हस्तक्षेप को लेकर के जब अंतिम परिणति दलाई लामा के तिब्बत छोड़ के भागने से स्थापित हुई थी, तो भारत के द्वारा दलाई लामा को अपने यहाँ राजनीतिक शरण प्रदान की गई थी, जिसे चीन के द्वारा भारत चीन पंचशील समझौते का उल्लंघन माना था, जिसमें यह कहा गया था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें इस तथ्य को भी समझना पड़ेगा कि भारत और चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की बात की गई थी और तिब्बत चीन का आंतरिक मामला नहीं था, क्योंकि 1913 के मैकमोहन सीमा के माध्यम से ही स्पष्ट कर दिया गया था कि तिब्बत का क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र है, जिस पर चीन का आधिपत्य विद्यमान नहीं रहेगा। अर्थात भारत और चीन के बीच में जो दलाई लामा अर्थात तिब्बत को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसकी परिणति 1962 में जो गलवान घाटी देख रहे हैं, यहीं से चीन ने तब भी दखल करके अपने युद्ध की प्रारंभ की और आज भी वह क्षेत्र जो है वो विवाद का आधार बना हुआ है। 1962 भारत और चीन के बीच में स्थापित हुआ था। हम जानते हैं वह युद्ध जो था वह निर्णायक समाप्त हुआ था। चीन ने अपनी तरफ से युद्ध की घोषणा की और अपनी ही तरफ से युद्ध विराम की भी घोषणा की, लेकिन उस दौरान चीन ने भारत के एक बड़े भू क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश वाला भाग था, जिस पर आज भी चीन का अधिकार विद्यमान है। तो वहीं पाकिस्तान और चीन के अच्छे संबंधों के आधार पर जो पाक अधिकृत कश्मीर का अक्साई चीन का भाग था, जो सियाचिन ग्लेशियर्स वाले क्षेत्र थे, उसको पाकिस्तान ने चीन को प्रदान कर दिया था, जिसके कारण से वह भी एक विवाद का क्षेत्र भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका, इनके बीच में भी हमारे विवाद के आधार स्थापित हैं। चूंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने सक्रिय सहयोग जरूर दिया था, लेकिन हम जानते हैं कि सीमा के स्तर पर कई सारे ऐसे भू क्षेत्र हैं जहां पर भारत और बांग्लादेश की सीमाएं एक के अंदर तक घुसी हुई हैं, जिससे कई बार सीमा विवाद का सृजन होता है। उसको दूर करने के लिए एक पहल भी स्थापित हुई, जिसमें 100वां संविधान संशोधन स्थापित करके लगभग भारत ने अपने 101 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और लगभग 51 क्षेत्रों को भारत के द्वारा बांग्लादेश से प्राप्त भी किया गया। तो वहीं जलीय सीमा और टापू विवाद जो है वह श्रीलंका के साथ भी भारत के जुड़े हुए हैं, जिसके आधार पर भारत और श्रीलंका के बीच में भी ऐसी समस्याएं विद्यमान हैं तथा जलीय सीमा से होने वाली जो तस्करी है, समय समय पर जो पीछे तमिल समस्या थी, उसके आधार पर भी ये संबंध जो है हमारे पूर्ण बने हुए थे। ठीक है। इसके बाद एक प्रमुख भारत के संदर्भ में बाह्य सुरक्षा का विषय है, वह है आतंकवाद। ठीक है। आतंकवाद, यहां याद रखिएगा, जब भी किसी व्यवहार में वाद लग जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि वह विचारधारा से जुड़ा हुआ पक्ष है। ठीक है। आतंक का वाद मतलब आतंक के आधार पर जो व्यवस्था स्थापना की बात करते हैं, उन्हीं को आप आतंकवाद कहते हैं। ठीक है। अगर हम परिभाषित करें तो आतंकवाद वह व्यवस्था है जिसमें भय और हिंसा के माध्यम से
भय और हिंसा के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, तथा यही नहीं, भय और हिंसा के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया जाता है, बल्कि आतंकवाद का जो उद्देश्य है वो पृथक्करणवादी होता है। पृथक्करणवादी का मतलब अलग करने की सोच से संबंधित होता है। आज पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है आतंकवाद। अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित आतंकवादी घटनाएं भी विद्यमान है, आतंकवादी व्यवहार विद्यमान है। तो व्यवहार धार्मिक स्तर पर भी आतंकवाद से जुड़े हुए स्वीकार किए जाते हैं। भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में दो तरीके के आतंकवाद को भारत झेल रहा है, जिसमें एक जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को हम स्वीकार करते हैं, जहां एक बड़ा वर्ग जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए प्रयास कर रहा है। ये पाक समर्थित आतंकवादी गतिविधियां हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक आतंकवाद की व्यवस्था है, जहां इस्लाम की श्रेष्ठता अर्थात धार्मिक संघर्ष के आधार पर इस्लामिक श्रेष्ठता या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के आधार पर इस्लाम को एक बार पुनः वैश्विक पटल पर प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रख के लोग हिंसक व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें अलकायदा, आईएसआईएस ऐसे कई सारे आतंकवादी संगठन हैं जो इस्लामिक आतंकवाद का झंडा बुलंद किए हैं, और उससे भारत भी पूरी तरह से अछूता नहीं है। तो यहाँ पर आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में, जो बाह्य सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक, तो यहाँ दो चुनौती हो गई, एक सीमा विवाद हो गया और दूसरा आतंकवाद हो गया। ठीक, तीसरे पर आ जाइए। तो बाह्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती भारत के संदर्भ में जल विवाद भी विद्यमान स्वीकार किया जाता है। जब हम भारत के संदर्भ में जल विवाद की बात करते हैं तो भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्रों के बीच में जल के बंटवारे को लेकर के भी विवाद की स्थितियां विद्यमान है, जिसे हम जल विवाद की श्रेणी में स्थापित करते हैं। यहाँ जल विवाद का प्रमुख आधार जो अंतर्देशीय जो नदियां हैं और उनके जल का बंटवारा है, उसको लेकर के विवाद विद्यमान है, जिसमें मुख्यतया पाकिस्तान, चीन, उसके बाद बांग्लादेश और नेपाल, ये चार प्रमुख राष्ट्र हैं जिनके साथ हमारे जल विवाद की स्थितियां स्वीकार की जाती हैं। जे हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान के विभाजन के क्रम में जो सप्त सैंधव का क्षेत्र था, अब सरस्वती तो नहीं रही, तो 6 जो नदियां हैं उनके जल के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद विद्यमान है, जिसके संदर्भ में 1960 में एक सिंधु नदी जल समझौता भी संपन्न किया गया था, जिसमें पहले पश्चिम की 3 नदियों का 100% जल पाकिस्तान को दिया जाना और उनकी पूर्व की 3 नदियों का 70% जल भारत को और 30% जल पाकिस्तान को दिया जाना था। लेकिन नाथपा झाकरी तुलबुल परियोजना, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है बीच बीच में भैया, वो कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है क्योंकि कल भी हम लोग सफर कर रहे थे। अभी आवाज सबको क्लियर है वहां पर? चलिए ठीक। तो हमने कहा कि आपको पता है कि हिमालयी नदियां जो हैं वो तीव्र ढाल से प्रवाहित होती हैं और यही कारण है कि जल विद्युत के लिए एक अच्छे स्रोत के रूप में स्वीकार करती हैं और भारत के द्वारा इन नदियों के ऊपर कई सारे बांध बनाए गए हैं। जो पुराने बांध थे उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन नाथपा झाकरी और तुलबुल परियोजनाओं को लेकर के पाकिस्तान ने अपनी प्रबल आपत्तियां दर्ज की। इवन यहाँ तक बार बार जल विवाद को पाकिस्तान के द्वारा उठाया गया कि जो उसके हिस्से का जल है वो पाकिस्तान को प्रदान नहीं किया जा रहा, और आतंकवाद को जब भी देखिए, जब भी बल मिलता है पाकिस्तान के, तो भारत उसे हमेशा अप्रू जल समझौते को तोड़ने की बात करता है, क्योंकि वो भारत का इनिशिएटिव था कि भारतीय नदियों का जल पाकिस्तान को भी प्राप्त हो सके। तो उससे भी हमारे और पाकिस्तान के संबंध जो है वो तल्ख बने रहते हैं। इसके बाद चीन की जब हम बात करते हैं तो अभी आपको पता है असम की जो समस्याएं विद्यमान हैं असम के स्तर पर, उसका मूल कारण वर्तमान समय में जो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके संदर्भ में विद्यमान है।
चीन अपने जो आवश्यकता से अधिक जो विस्तारवादी दृष्टिकोण से, विकासवादी दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है, उसके कारण से उसने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहयोगी नदियों पर बड़े-बड़े बांध बना रखे हैं और वह अपनी इच्छा के अनुरूप ब्रह्मपुत्र नदी का जल या तो रोक देता है या तो खोल देता है, जैसे वर्तमान समय में उसने खोल रखा है। तो उससे जो सबसे बड़ा क्षेत्र स्थापित होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो अरुणाचल प्रदेश होकर के आती है और उस बीच में उसको सबसे बड़ा जो मैदान मिलता है, भाई पहाड़ियों पर तो तीव्र प्रवाह से बह जाती है, लेकिन उसको जो सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र मिलता है वह असम में मिलता है, जिसके कारण से उसकी बाढ़ की विभीषिका जो देखने को मिलती है, वो असम क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और हर वर्ष असम और नीचे बांग्लादेश तो पूछे ही मत उसका क्या हाल होता है। ये बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में चीन के हस्तक्षेप के कारण। इसके बाद जब हम ब्रह्मपुत्र के बाद जब हम बात करते हैं, तो वहां बांग्लादेश से भी हमारा विवाद विद्यमान है, जिसे हम तीस्ता नदी के जल बंटवारे के रूप में जानते हैं। जहां तीस्ता नदी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, उसके जल के बंटवारे को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद विद्यमान है, जहां पर वो तीस्ता पर बनने वाले बांध का विरोध करता है, अपने हिस्से के जल को नहीं दिए जाने का विरोध करता है। तो वहीं नेपाल के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो नेपाल के संदर्भ में भी चुनौतियों का सृजन है नदी जल बंटवारे के स्तर पर, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है काली नदी, जिस पर बांध को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में विवाद की स्थितियां हैं, तथा अन्य जो ट्रिब्यूटरी नदियां हैं, जिनके जल को छोड़े जाने के कारण इस समय आपके बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तराई के क्षेत्रों में बृहद बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उसका कारण नेपाल से स्थापित होने वाली नदियों का आधार स्थापित होता है। काली सिंध नदी पर अभी छोटा बांध है, जिसपे बड़ा बांध बनाए जाने की पेशकश 15-20 साल से भारत के द्वारा की जा रही है, लेकिन अब तो चूंकि भारत के फेवर की सरकार ही नहीं है, लेकिन पहले से जो सरकार का पक्ष है वह यह है कि इस बांध का 70% खर्च भारत से और जो विद्युत का बंटवारा हो वह 40 और 60 के बीच में स्थापित हो। तो उन आधारों पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं है, जिसके कारण से काली सिंध पर बड़ा बांध बनाए जाने में हम सक्षम नहीं हो सके हैं। तो यह भी एक बड़ी समस्या के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो जल विवाद के स्तर पर स्थापित होती है। अब ये बाह्य सुरक्षा के लिए कैसे चुनौतीपूर्ण है? तो इनके प्रभावों से एक तो आंतरिक जो व्यवस्था है वह खंडित हो ही रही है। दूसरी चीज, उससे हमारे एक दूसरे के साथ संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे तनाव के कारण सहयोग मूलक संबंध जो है वह प्रभावित होते हैं। इसके बाद 3 विवाद हमने किए, एक सीमा विवाद किया, दूसरा आतंकवाद किया और तीसरा हमने जो आपसे किया वो जल बंटवारे पर बात की। चौथे पर आ जाते हैं शरणार्थी समस्या। शरणार्थी समस्या एक बड़ी समस्या है भारत के संदर्भ में। कहा जाता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रखने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी शरणार्थी जनसंख्या भी भारत के द्वारा अपने देश में रखी जाती है, जिसकी मात्रा 4 करोड़ से अधिक मानी जाती है। अर्थात एक बड़ी शरणार्थी जनसंख्या भारत में निवास करती है, जिसका संबंध बांग्लादेश, जिसका संबंध आपके श्रीलंका से है, जिसका संबंध तिब्बत से है, जिसका संबंध अफगानिस्तान से है, जिसका संबंध पाकिस्तान से आए लोगों से है, जिसका संबंध म्यांमार के लोगों से है, जिसका संबंध नेपाल के लोगों से है। तो एक बड़ी शरणार्थी जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है, जिससे भारत के लिए चुनौतियां सृजित होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वह आपके बांग्लादेशी शरणार्थियों की है। आपको पता है बांग्लादेश वैसे भी संपन्नता के स्तर पर विद्यमान नहीं है। 1971 के पहले की स्थितियों में एक बड़ी बांग्लादेशी जनसंख्या भारत में आई, जो पाकिस्तान के शोषण के कारण थी, लेकिन वह भारत से वापस नहीं गई। तो लगभग 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी भारत में निवास करते हैं।
फिर श्रीलंका एक लंबे समय तक एलटीटीई के कारण जो है तमिल आतंकी समस्या से जूझ रहा था, और यही कारण था कि वहां पर जो जाफना का क्षेत्र था, वहां पर सैन्य हस्तक्षेप के कारण बड़ी तमिल जनसंख्या को भारत में, खासकर तमिलनाडु में स्थान प्रदान किया गया। तो वहां भी तमिल जनसंख्या अपने यहाँ अतिरिक्त बोझ का सृजन की। वहीं अफगानिस्तान तालिबान के कारण एक लंबे समय तक जो है संघर्ष करता रहा, और भारत और अफगानिस्तान के अच्छे संबंधों के कारण एक बड़ी जनसंख्या अफगानिस्तान से भारत पलायित हुई और आज भी भारत कर रही है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बहुत उच्च जो राजनयिक हैं अफगानिस्तान के, उनका परिवार भारत में ही निवास, के बच्चे पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं आज उनका उनकी मतलब उनके बेटे, उनके बच्चे, ये सब लगभग 20-20 साल से भारत में निवास कर रहे हैं। तो एक बड़ी अफगानिस्तान की जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। इसके अलावा एक तिब्बत की बड़ी जनसंख्या भारत में, जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली या बाकी कहीं आप देख लीजिए, ठंड के समय में आपके यहाँ भी लोग आकर के स्वेटर वेटर बेचते हैं, तो वह भी एक बड़ी जनसंख्या वर्तमान है। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो रोहिंग्या शरणार्थी समस्या जो म्यांमार के स्तर पर सृजित हुई थी, रोहिंग्या जो कि बांग्लादेश के मूल निवासी रहे हैं, उनको जब म्यांमार के द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर निकाला गया तो इस्लामिक संरक्षण के आधार पर उन्होंने चोरी छुपे भारत में आकर के शरण दिया। लगभग 50 से 60 हजार रोहिंग्या बिना अनुमति के भारत में वर्तमान समय में निवास कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पंजीकृत किए गए रोहिंग्या जो हैं हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में स्वीकार किए गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में होने वाले जो हिंदू या सिख शोषण के परिणाम स्वरूप जो लोग माइग्रेट हुए, उनको भी भारत में संरक्षण प्रदान किया गया है। आपको पता है अभी 2017 का जो और 2019 का नागरिकता संरक्षण अधिनियम था, वो इन्हीं लोगों को नागरिकता का प्रावधान करता है। अभी हाल में ही, अभी 3-4 दिन पहले जो है, हमारे यहाँ लगभग 35 सिख जो है पाकिस्तान से भारत आए दूसरे माध्यम से, जिन्हें भारत में स्वागत किया। तो ऐसे बड़ी जनसंख्या पाकिस्तान से भारत आकर के शरण ले रही है, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेपाल को विश्व से जोड़ने का काम जो करता है वो भारत करता है, और भारत में नेपाल की एक बड़ी जनसंख्या, जिसकी संख्या लगभग 40 लाख से अधिक है, वो भारत में निवास करती है, भारत में रोजगार प्राप्त करती है, भारतीय संसाधनों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। तो वैसी भी एक बड़ी जनसंख्या हमारे देश में विद्यमान है। तो ऐसे 6-7 देश हैं जहां से एक बड़ी जनसंख्या भारत में विद्यमान है, भारत के संसाधनों का उपयोग कर रही है, भारत में रोजगार के संसाधनों पर अपना अधिकार जमाए हुए है, और यही नहीं, समय समय पर यह जनसंख्या देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त विद्यमान पाई गई है, जिसके आधार पर यह बाह्य सुरक्षा के लिए हमारे एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जिसके आधार पर हम इसका यहाँ अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं तो 2 और क्षेत्र स्थापित होते हैं जो हमारे बाह्य सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में जाने जाते हैं। एक तो तस्करी है, जिसे आप स्मगलिंग कहते हैं। विदेशों से होने वाली तस्करी, स्मगलिंग, यह भी बाह्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियों का सृजन कर रही है, क्योंकि यहाँ से जो तस्करी हो रही है वो चाहे विदेश से भारत में आ रहा हो या भारत से विदेश में जा रहा हो, गैर कानूनी माध्यमों से, उनकी हम बात कर रहे हैं। इसमें हथियारों की तस्करी होती है, इसमें नशीले द्रव्यों की तस्करी होती है, नशीले पदार्थों की होती है। इसके अलावा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव तस्करी भी हमारे यहाँ मानव तस्करी के 3 आधार स्वीकार किए जाते हैं। एक तो वेश्यावृत्ति के लिए होती है, दूसरा डोमेस्टिक लेबर्स, मिडिल ईस्ट में जो घरेलू नौकरों के रूप में बड़ी मात्रा में यहाँ से मानव तस्करी की जाती है, और तीसरी तस्करी का आधार है वो मानवीय अंगों के लिए जो है यहाँ से तस्करी की जाती है।
तो मानव तस्करी के रूप में स्थापित होता है। काउंटर फेक करेंसी, तो जाली नोट हमारे यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश की सीमा से, नेपाल की सीमा से जो भेजे जाते हैं, वह भी हमारे लिए एक बड़ी बड़ी चुनौती का सृजन करते हैं। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं की तस्करी हमारे यहाँ के जो स्वदेशी उत्पादों को चुनौतियां देते हैं, और पशुओं की भी तस्करी की जाती है। इंडेंजर्ड जो हैं उनको भारत से विदेशों में ले जाया जाता है। तो बड़े सारे ऐसे प्रोहिबिटेड डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको विदेशों से भारत में भी ला करके बेचा जाता है। तो यह तस्करी जो हो रही है वह हमारे यहाँ आर्थिक चुनौतियों का सृजन कर रही है, आंतरिक अशांति को प्रोत्साहित कर रही है हथियार आदि के लिए, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारे देश की सामाजिक संस्कृति है उसको भी चुनौती प्रदान कर रही है। और एक पक्ष और उससे जुड़ा हुआ है बाह्य सुरक्षा से संबंधित, जिसे आप साइबर अपराध के रूप में जानते हैं। हमारे यहाँ लगातार बाह्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो साइबर अपराध है, जो प्रायोजित है दूसरे देशों के द्वारा, जिनमें हम मानते हैं, मतलब अभी पीछे तो अपने इंस्टीट्यूट की साइट हैक कर लिए थे। कई पाकिस्तान के हैकर्स ने, पता नहीं क्यों की थी, उस पर खतरे का निशान दिखाई देता था खोलने पर। तो एक तो हमारे जो सिक्योरिटी जितने भी नेटवर्क हैं मिलिट्री आदि से संबंधित, उनको कई बार साइबर अटैक करके प्रभावित किया जाता है। इसके अलावा जो वायरस अटैक समय समय पर होता है वह भी हमारे यहाँ स्थापित होता है। डेटा चोरी की स्थितियां स्थापित होती हैं। आपके यहाँ जो आपके व्यक्तिगत डेटा हैं उनको फोर्सफुली कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसी स्थितियां स्थापित हो रही हैं। आतंकवादी आज नेट माध्यम है, इनको अपने नेटवर्क विस्तार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी बड़ी सारी चुनौतियां साइबर अपराध के स्तर पर भी विद्यमान है, जो हमारे बाह्य सुरक्षा के लिए चुनौतियों का रही है। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि हमारे देश की बाह्य सुरक्षा के लिए जो प्रमुख घात होते हैं वह सीमा विवाद है, वह आतंकवाद है, वह जल विवाद है, वह शरणार्थी समस्या है, वह साइबर अपराध है, और वह तस्करी है, स्मगलिंग। तो यह 6 महत्वपूर्ण पक्ष स्वीकार किए जाते हैं जो देश की बाह्य सुरक्षा के लिए चुनौतियों का सृजन कर रहे हैं। तो ये था आपके बाह्य सुरक्षा के विषय। यहाँ से संबंधित कोई डाउट हो पूछ लीजिए अभी, फिर मैं आप लोगों को लिखा दूं इसको। याद रखिएगा, इनमें इंडिविजुअली आपसे 6 मार्कर में भी पूछा जा सकता है और कलेक्टिवली आपसे 15 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। कोई भी प्रश्न हो पूछ लें। गुट निरपेक्षता, अभी इससे संबंधित कुछ हो तो पूछ लीजिए, फिर हम गुट आपको। इससे संबंधित कोई प्रश्न है आप लोगों के? इंडिया हांगकांग जैसे मुद्दों पर बोलने से बचता है, क्यों? उसका कारण गुट निरपेक्षता है। अभी वो भी बता देते हैं। और बताइए। डेटा का करते क्या है? आज की डेट में सबसे ज्यादा व्यापार डेटा की खरीद और बिक्री का ही होता है। इंडिया के पास अभी कोरोना टाइम में अच्छा मौका था यूके वापस लेने का। अब वो छोड़ दीजिए, मौका ऐसे नहीं स्थापित होता है रवि। इंडिया के पास अभी कोरोना में, याद रखिएगा, आज आर्थिक विश्व में हम आप जीवन यापन कर रहे हैं, तो आर्थिक विश्व में युद्ध की स्थितियां जो है वह विद्यमान नहीं होंगी, और वो भी तब की आप बात कर रहे हैं जब दोनों राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। आज आपको पता है, आज राफेल की आपके देश में
लैंडिंग हुई है। हालांकि मुझे नहीं चलिए भोपाल में भी कनेक्टिविटी का इशू है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इस्लामिक आतंकवाद की जब हम बात करते हैं तो इस्लाम की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना, और जम्मू कश्मीर का जो आतंकवाद है वो जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए बनाए रखने के लिए विवाद है। तो जो जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम हो रहे हैं आतंकवादी, वो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से संबंधित है। लेकिन आप जब देश के अलग अलग हिस्सों में आईएसआईएस नेटवर्क देखते हैं या कभी आतंकवादी घटनाक्रम देखते हैं, जैसे जो मुंबई पर अटैक था, वो सब इस्लामिक आतंकवाद की देन था। उसका सीधा संबंध कश्मीरी आतंकवाद से नहीं निकाला जाता है। ठीक, गुट निरपेक्षता समझ लीजिए, तो मैं आप लोगों को आगे बढ़ूं वहां पर। गुट निरपेक्षता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ व्यवहार है। आपको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ
तो विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, टू पोल वर्ल्ड में डिवाइड हुआ था, टू पोलर वर्ल्ड था। एक तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सपोर्ट करने वाले राष्ट्रों का अध्यक्षता कर रहा था आपका अमेरिका, वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला देश था आपका रूस, यूएसएसआर जिसे आप कहते थे। और उस रूप में शीत युद्ध के क्रम में यह व्यवस्था स्थापित हुई कि दोनों राष्ट्रों ने अपने अपने गुट को मजबूत करने के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, 9 दुनिया के स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनको अपनी तरफ मिलाए जाने का प्रयास किया। लेकिन तीसरे विश्व के जो देश थे, भारत आदि जो देश थे, बड़े सारे अफ्रीकन देश थे, बड़े साउथ अमेरिकन देश थे, वे एक लंबे समय की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुए थे और वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से अपने राष्ट्र का संचालन करना चाहते थे। और वहां पर तब इसको प्रेरित किया, तब यह विचार स्थापित हुआ गुट की निरपेक्षता, अर्थात गुटों से निरपेक्ष रहने वाले देशों के समूह को गुट निरपेक्षता कहा गया। इसको प्रारंभिक स्तर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, आपके यहाँ मिस्र के नासिर हुसैन, उसके बाद मार्शल टीटो, ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने इस व्यवहार को प्रेरित किया। एफ्रो एशियाई सम्मेलन संपन्न किया गया था 1957 में, और फिर इस बात पर सहमति स्थापित हुई कि एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जिसमें किसी गुट में शामिल होने वाले राष्ट्र को नहीं स्थापित होना चाहिए। और इन्हीं आधारों पर आपको पता है कि बाद में 1961 में गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइन मूवमेंट, NAM जिसे आप नैम कहते हैं, 1961 में बेलग्रेड में स्थापित हुआ और कि आज तक वह अपने व्यवहार को प्रेरित कर रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा संगठन के रूप में वर्तमान समय में भी विद्यमान है। तो ये था आपकी गुट निरपेक्षता के संदर्भ में बात। आवाज सबको स्पष्ट है? नेपाल से आए लोगों को भी शरणार्थी बोला जाएगा क्या? देखिए, अगर यहाँ आकर के बिना नागरिक बने हुए वह अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं तो कहे तो जाएंगे शरणार्थी, क्योंकि उनका कोई वीजा नहीं बनता है, यहाँ पर कोई उन्हें सर्टिफिकेशन नहीं किया जाता है, तो उस रूप में वो शरणार्थी हुए ना। जिनके साथ हमारे उदार संबंध है, तो हम उनको अपने घरेलू स्तर पर, अपने कारखानों के स्तर पर या दूसरी जगहों पर रोजगार प्रदान करते हैं। लेकिन है तो वो शरण लिए हुए, वो यहाँ से क्यों आ रहे हैं? रोजगार के लिए आ रहे हैं, तो हमने उन्हें रोजगार की अनुमति दी है ना, तो उस रूप में तो वो भी शरणार्थी हुए। स्थायी प्रवास यहाँ नहीं है उनका। ठीक, चलिए, हालांकि हम उन्हें शरणार्थी की श्रेणी दर्जा नहीं देते हैं। क्या UN आदि में समस्त राष्ट्रों में हथियार आदि न खरीद कर अथवा न बनाकर उस धन का उपयोग मानव करना नियम बनाने? सचिन, नियम तो बन जाएंगे। क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को? बताइए, स्पष्ट कीजिए मुझे, आवाज आ रही है? आ रही है भैया, आवाज आ रही है, आप अपने नेटवर्क को देखें। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। नियम तो बनाया जा सकता है, लेकिन मानेगा कौन ये बताइए? मानने के स्तर पर मेन चुनौती तो मानने के स्तर पर है। एक प्रश्न और आया था। अच्छा ठीक, तो नियम बनाने से मानने का पक्ष स्थापित नहीं होता है दोस्तों। ठीक, ऑल क्लियर है अब यहाँ पर? थोड़ा सा लिखवा दूं आप लोगों को, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर। यूएसए की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा तो पाक ये छोड़ दीजिए रवि, आज आप इकोनॉमिक वर्ल्ड का पार्ट हैं। अब वॉर की कंडीशन क्षणिक होगी। आप इस बात को समझिएगा कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, किसी के साथ भी अगर 10 दिन भी युद्ध चलेगा
तो हमारा देश जो है 10 साल पीछे जाएगा कम से कम, शायद और भी पीछे जा सकता। ठीक, क्योंकि उस युद्ध में जो व्यय होगा, और आज कोविड फेज में वो भी, तो यहाँ मान के चलिए कि आज आर्थिक विश्व में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, लेकिन युद्ध हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक, आज कोविड, आज आपको लगता है कि भारत की कूटनीति बड़ी सफल है, चाइना के विरुद्ध अमेरिका भी आ चुका है, फ्रांस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है। तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि कोविड के कारण एक नकारात्मक संवेग पूरे विश्व में चाइना के अगेंस्ट, और उसी संवेग का लाभ कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिव मोड में स्थापित करके अपने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस बात को समझिएगा कि पिछले 4 वर्षों में तो उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। ऐसा पीछे 3-4 महीनों में ही ऐसा क्या हुआ कि हर मंच से उन्होंने कूदना फादना शुरू कर दिया। तो वो केवल चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है, जिस पर अभी वर्तमान समय में भारत भी अपना कॉलर खड़ा कर ले रहा। तो इकोनॉमिक वर्ल्ड में वॉर कंडीशंस बन सकती हैं, लेकिन वॉर हो ये इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक, चलिए अब आगे लिखेंगे हम लोग, इसको लिख लेते हैं ताकि हम अगले टॉपिक पर आ जाएं जिसमें आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। लिख लीजिएगा यहां पर, भारत दक्षिण एशिया में विद्यमान, भारत दक्षिण एशिया में विद्यमान, अच्छा क्वेश्चन यही है, भारत की प्रमुख बाह्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालिए। बाह्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालिए। चलिए लिखिएगा यहां पर, भारत दक्षिण एशिया में विद्यमान, हिंद महासागर के शीर्ष पर अवस्थित, शीर्ष पर अवस्थित एक सशक्त और सक्षम राष्ट्र है। सशक्त और सक्षम राष्ट्र है। भारत संबद्ध सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियों, भारत संबद्ध सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियों के कारण ही इसे भारतीय भारतीय महाद्वीप भी, भारतीय प्रायद्वीप भी, अच्छा ठीक स्लो बोलेंगे, भारतीय प्रायद्वीप भी कहकर संबोधित किया जाता है। जहां भारत 8 राष्ट्रों से घिरा हुआ है, 8 राष्ट्रों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, तथा भारत अपने स्वतंत्रता पश्चात स्थापित 74 वर्षों में अपने पड़ोसी राष्ट्रों से, अपने पड़ोसी राष्ट्रों से, पड़ोसी राष्ट्रों से 3 युद्ध भी संपन्न कर चुका है।
अतः अध्ययन के आधार पर भारत के संदर्भ में अध्ययन के आधार पर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख बाह्य सुरक्षा चुनौतियां स्वीकार्य की जाती हैं। अब एक एक करके उन्हें हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले लिखिएगा सीमा विवाद। लिखिएगा सीमा विवाद में लिखिएगा भारत के चारों ओर संबद्ध 8 पड़ोसी राष्ट्र विद्यमान हैं। 8 पड़ोसी राष्ट्र विद्यमान हैं जहां पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे राष्ट्रों के साथ सीमा संबंधी विवाद विद्यमान है। अब एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में वहां लिख लीजिए। हालांकि अभी हाल फिलहाल में नेपाल के साथ भी हमारी कुछ विवाद की स्थितियां आई, जहां कहा गया कि नेपाल की जो सीमा सुरक्षा बल है उसने भारत की सीमा में आकर के लोगों पर गोलियां चलाई थी। तो ये छोटे छोटे विवाद होते हैं, उन्हें स्थायी विवाद के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। प्रमुख विवाद जो है वो हमारा पाकिस्तान और चीन के साथ ही है, लेकिन हम बाकी सभी विवादों को वहां पर लेंगे। यहाँ पर पहले पाकिस्तान के संदर्भ में पैराग्राफ लिखिएगा। भारत के विभाजन के साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अतः भारत और पाकिस्तान के बीच सर्वप्रथम कच्छ के रण क्षेत्र में विद्यमान रेडक्लिफ रेखा से संबंधित विवाद विद्यमान है।
तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र को लेकर के भी पाक अधिकृत क्षेत्र को लेकर के भी पाक अधिकृत क्षेत्र को लेकर के भी भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों राष्ट्रों के मध्य जिसके परिणाम स्वरूप दोनों राष्ट्रों के मध्य दो युद्ध ब्रैकेट में 1965 1971 दो युद्ध हो चुके हैं तथा अभी भी समय समय पर संघर्ष मूलक स्थितियां स्थापित होती हैं। संघर्ष मूलक स्थितियां स्थापित होती हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। दूसरा लिखिएगा, दूसरे पैराग्राफ में आएगा, भारत और चीन के मध्य तिब्बत क्षेत्र के विवाद को लेकर 1962 में युद्ध संपन्न हुआ था। जिसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े भाग पर चीन ने आधिपत्य बनाया था या चीन का आधिपत्य स्थापित हुआ था। जो कि अभी भी विद्यमान है। वहीं जम्मू कश्मीर या अब तो जम्मू कश्मीर ने लद्दाख क्षेत्र में स्थित अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर के भी विवाद विद्यमान है, जिसके अंतर्गत अभी हाल फिलहाल में ही
हाल फिलहाल में ही डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन के मध्य सैन्य संघर्ष की स्थितियां स्थापित हुई हैं। आगे लिखिएगा। नेक्स्ट, सैन्य संघर्ष की स्थितियां स्थापित। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य भी सक्रिय सीमा पट्टियों के कारण सीमा विवाद का समय समय पर सृजन होता रहा है। कई बार पूर्व में सैन्य हस्तक्षेप भी स्थापित हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल वहां की देखरेख करती है और कई बार सीमा सुरक्षा बल और उनके बीच में सैन्य हस्तक्षेप हो चुके हैं पहले। यद्यपि इसे दूर करने के संदर्भ में भारत द्वारा बांग्लादेश के क्षेत्रों के साथ अंतरण स्थापित किया गया है। अंतरण मतलब एक दूसरे के क्षेत्रों की अदला बदली। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 100वां संविधान संशोधन। अंतरण संबंधी प्रयास भी किया गया है या समझौता भी किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा, वहीं भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री सीमा के निर्धारण ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कच्चा तीबू द्वीप विवाद के साथ साथ भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री सीमा के विवाद ब्रैकेट में कच्चा तीबू द्वीप है जिस पर अधिकारिता को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद विद्यमान है। ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा।
के अतिरिक्त समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए मछुआरों की घुसपैठ आदि संबंधित विवादों का समय समय पर सृजन होता है। हर साल कम से कम 200-250 मछुआरे भारतीय मछुआरों को श्रीलंका में या श्रीलंकन मछुआरों को भारत में पकड़ लिया जाता है, क्योंकि लाइन तो बनी नहीं है समुद्र में कि यहां से सीमा, और मछली पकड़ते हुए कई बार वो अंदर घुस जाते हैं श्रीलंका की सीमा में। श्रीलंका की सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं उन्होंने कई बार गोलियां चलवाई हैं, मछुआरे मरे हैं। ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंध विवाद की स्थितियों में स्थापित होते हैं। ठीक, तो ये हमने सीमा विवाद कर लिया, इसलिए इसको विस्तार दे दिया, आपको स्पष्ट कर दें, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है कि बाह्य सुरक्षा के संदर्भ में भारत के सीमा विवाद पर प्रकाश डालिए। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद स्पष्ट रहे, इसलिए इसको विस्तार से लिखा दिया है। अब आ जाएगा आतंकवाद। लिखिएगा, विश्व के साथ साथ वर्तमान समय में भारत के लिए भी बाह्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती आतंकवाद को स्वीकार किया जाता है, जिसे देश की आंतरिक व्यवस्था और संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा स्वीकार किया जाता है। जहां आतंकवाद भय और हिंसा के माध्यम से अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वहीं इसका स्वरूप विखंडनकारी होता है, डिस्ट्रक्टिव जिसे आप कहते हैं। इसका स्वरूप विखंडनकारी होता है। वर्तमान समय में देश में जम्मू कश्मीर के विखंडन के लिए
जम्मू कश्मीर के विखंडन के लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, आतंकवाद विद्यमान है, विद्यमान है, तो वहीं दूसरी तरफ अलकायदा, आईएसआईएस आदि जैसे आतंकवादी संगठन, इस्लामिक आतंकवादी संगठन भी आतंकी घटनाओं को संपन्न कर देश की एकता, अखंडता और एकता के लिए वॉइस प्रॉब्लम, आवाज आ रही है सभी को या पूजा को केवल आ रही है? आवाज आ रही है, स्पष्ट कर दें। नो सर, प्रॉब्लम है सर, ऑल क्लियर, प्रॉब्लम, वॉइस स्टक, आवाज आ रही है? आप बता दीजिए। आवाज अब आ रही है, रिपीट कर दीजिए। ओके, चलिए, ठीक ठीक ठीक, लास्ट लाइन। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जैसे लश्कर ये जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष करता है अंजलि। जैश और लश्कर जो हैं वो पाक प्रायोजित आतंकवाद से प्रेरित हैं। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए चुनौतियों का सृजन कर रहा है। ठीक, अब आ जाएगा जल संबंधी विवाद। आईएसआईएस को क्या मिलेगा इंडिया में आकर? अभी ने पूछे हैं। अब यहां याद रखिएगा, इस देखिए, इस्लामिक आतंकवाद केवल और केवल देश में नहीं, विश्व में अस्थिरता फैलाए रखने, फिर इसके मूल में जो विवाद विद्यमान है वह वस्तुतः उनको हथियार मिलता है, हथियार की सप्लाई करने वाले जो कंपनियां हैं वो ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इस्लाम के अनुसार इनका कोई लेना देना नहीं। इस्लाम कभी हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करता है। इस्लाम की जब आप बात करते हैं तो आईएसआईएस के जो प्रमुख थे उन्होंने अपने आप को पैगंबर घोषित कर लिया था। मोहम्मद साहब के बाद कोई पैगंबर नहीं होगा, इसकी बात स्थापित की गई। तो इस्लामिक व्यवहार के अनुरूप नहीं है। लेकिन शिया और सुन्नी का जो विवाद है, वो जो सुन्नी कम्युनिटी के लोग हैं उनके मनोभावों को प्रेरित करके, क्योंकि नॉर्मली सुन्नी वो मुस्लिम हैं जो जो प्रसारवादी दृष्टिकोण से जहां इस्लाम फैला, जहां पर अभी भी गरीबी, बेरोजगारी जैसी स्थितियां ज्यादा हैं, तो उनके मनोभावों का लाभ लेकर के अपना विकास प्रेषित करना है। वरना कहां 72 हुरे आज की डेट में, जब आप मंगल तक की यात्रा कर रहे हैं तो आप जा करके स्वर्ग में 72 हूर ढूंढने थोड़ी ना जाएंगे वहां पर। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित व्यवहार हैं, इनका कोई भी मानवता से या धर्म से लेना देना नहीं है। लेकिन इस्लामिक मनोभावों का वह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्लामिक टेररिज्म कहा जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई धर्म टेररिज्म को प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक, चलिए,
आगे लिखिएगा, जल विवाद पर लिखिएगा, भारत भारत से संबद्ध भारत से संबद्ध पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत से संबद्ध पड़ोसी राष्ट्रों के साथ कई सारी अंतर्देशीय नदियों का प्रवाह विद्यमान है, जहां उन नदियों के जल बंटवारे उनके जल प्रवाह से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां, जल प्रवाह से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां, उन पर बनने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं, आदि के आधार पर आदि के आधार पर आदि के आधार पर विवादों का सृजन होता है, जो इन राष्ट्रों के मध्य स्थापित संबंधों में जो इन राष्ट्रों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों में वैमनस्य या तनाव या कटुता का सृजन करते हैं का सृजन करते हैं का सृजन करते हैं। अब एक करके पैराग्राफ बना लीजिएगा यहां, ताकि आपकी चीजें स्पष्ट रहें। यहां सबसे पहले पाकिस्तान के संदर्भ में लिखेंगे, भारत और पाकिस्तान के मध्य भारत और पाकिस्तान के मध्य भारत और पाकिस्तान के मध्य सप्त सैंधव नदियों को लेकर विवाद विद्यमान है। इन पर भारत द्वारा बनाई जा रही परियोजनाओं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जैसे तुलबुल परियोजना, नाथपा झाखरी परियोजना, तुलबुल नाथपा झाखरी परियोजना, नाथपा झाखरी परियोजना, तुलबुल परियोजना ब्रैकेट क्लोज के साथ साथ जल के उचित बंटवारे पर भी विवाद विद्यमान है। जिसके संदर्भ में 1960 में सिंधु नदी जल समझौते की स्थापना की जा चुकी है।
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यहां पर हो सकता है 3 मार्कर में पूछ लिया जाए। ब्रैकेट में लिखिए सिंधु झेलम और चिनाब का, सिंधु झेलम और चिनाब का 100% जल पाकिस्तान को, 100% जल पाकिस्तान को, तथा सतलज, रावी और व्यास नदियों का, सतलज, रावी और जल का 70% भारत, 30% पाकिस्तान को, 70% भारत को और 30% पाकिस्तान को प्रदान किया जाएगा। सिंधु नदी जल समझौता आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको लिखा दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेगा वहीं चीन के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनने वाले बांध, जल संबंधी अवरोध, अवरोध, असामयिक जल छोड़े जाने से बाढ़ की चुनौतियों, असामयिक स्थितियों में जल छोड़े जाने से बाढ़ जैसी स्थितियों, आदि से दोनों देशों के मध्य तनावों का सृजन होता है। अगले पैराग्राफ में लिखेगा वहीं नेपाल से निकलने वाली, नेपाल से निकलने वाली काली सिंध आदि नदियों, नेपाल से निकलने वाली काली सिंध आदि नदियों, आदि नदियों से उत्तर प्रदेश के तराई व बिहार में बाढ़ का संकट, बाढ़ का संकट भारत और नेपाल के मध्य तनावों का सृजन करता है, भारत और नेपाल के मध्य तनावों का सृजन करता है। तो वहीं तीस्ता नदी जल विवाद के कारण, तीस्ता नदी जल विवाद के कारण भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य जल बंटवारे का विवाद विद्यमान है। नेक्स्ट आ जाइएगा शरणार्थी समस्या, शरणार्थी व प्रवासी समस्या, शरणार्थी व प्रवासी समस्या।
शरणार्थी व प्रवासी समस्या लिखेगा यहां पर। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है। दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है। जहां जनसंख्या और संसाधन का जहां जनसंख्या और संसाधन का संतुलन पूर्व से ही विद्यमान नहीं है। पूर्व से ही विद्यमान नहीं है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2.4% क्षेत्रफल में 17.5% जनसंख्या का निवास। 2.4% क्षेत्र में 17.5% जनसंख्या का निवास। आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा। जहां देश में लगभग 4 करोड़ से अधिक 4 करोड़ से अधिक शरणार्थियों व प्रवासियों की उपस्थिति विद्यमान है। जिनमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, आदि के शरणार्थी व प्रवासी देश में निवास कर रहे हैं। देश के ऊपर न सिर्फ अतिरिक्त आर्थिक बोझ आर्थिक बोझ का सृजन करते हैं, बल्कि इनमें से कुछ के द्वारा आपराधिक व देश विरोधी गतिविधियों में भी भाग लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा तस्करी, जिसे आप स्मगलिंग कहते हैं।
भारत की बाह्य सुरक्षा के लिए तस्करी को एक बड़ी चुनौती स्वीकार किया जाता है। बड़ी चुनौती स्वीकार किया जाता है, जहां बिना सरकार की अनुमति के चोरी छुपे अवांछनीय व हानिकारक वस्तुओं जैसे हथियार, नशीले द्रव्य या नशीले पदार्थ, नकली मुद्रा, प्रतिबंधित पशु पक्षियों या अन्य वस्तुओं के साथ-साथ वेश्यावृत्ति या शारीरिक अंगों के लिए मानव तस्करी भी प्रेरित की जाती है। जिससे शासन व्यवस्था की चुनौतियों के साथ-साथ सामाजिक चुनौतियों, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक चुनौतियों का सृजन होता है और आंतरिक सुरक्षा भी प्रभावित होती है। नक्सलवादियों को हथियार ऐसे ही मिल जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का भी सृजन होता है। नेक्स्ट आ जाएगा साइबर अपराध। देखिएगा, देश की बाह्य सुरक्षा के लिए साइबर अपराध को भी बड़ी चुनौती स्वीकार किया जाता है। बड़ी चुनौती स्वीकार किया जाता है, जहां साइबर अपराध के द्वारा देश की सैन्य व्यवस्था
और गुप्त सूचनाओं की चोरी, व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग कर आर्थिक क्षति, के साथ साथ आतंकवादी नेटवर्क के प्रचार प्रसार, आदि जैसी चुनौतियां तो सृजित होती ही हैं। वहीं समय समय पर होने वाले वायरस साइबर अटैक भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियों का सृजन करते हैं। अतः उपरोक्त आधार पर देश के विकास में बाधक उपरोक्त चुनौतियों को बाह्य सुरक्षा की चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये था आपके बाह्य सुरक्षा की चुनौतियां। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप लोग पूछ लीजिए। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं यहां पर। बाह्य सुरक्षा संबंधी कोई भी प्रश्न हो पूछ लें आप लोग। समय है, इत्मीनान से लिख लीजिए। मतलब ये प्रमुख चुनौतियां हैं बेसिकली अगर हम बात करें। ठीक है। कुछ आर्थिक पक्षों को भी इसमें शामिल आप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे वैश्वीकरण के क्रम में विदेशी कंपनियों का देशी कंपनियों के प्रति जो अधिग्रहण की प्रवृत्ति, वह भी एक चुनौती माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में जो बाजार है उस पर विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सरकार नियंत्रणकारी दृष्टिकोण से इस दिशा में अभी भी नियमन किए है, इसलिए इसको हम शामिल यहाँ पर नहीं करते हैं। वरना वह भी भविष्य में अगर नियंत्रित न हो तो मंदी आदि के लिए वह भी जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा शह उनका विदेशी कंपनियों का भारतीय बाजार पर होने की संभावना रहती है। ठीक है। कोई और प्रश्न बता दें। सभी को क्लियर है? ऑल क्लियर है? बता दें। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। भारत के संदर्भ में स्थापित होने वाली
स्थापित होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। भारत के संदर्भ में आंतरिक स्तर पर स्थापित होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, नक्सलवाद और उससे स्थापित चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। नक्सलवाद, भारत में नक्सलवाद और उससे स्थापित होने वाली चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, सांप्रदायिकता देश के विकास में बाधक है। सांप्रदायिकता देश के विकास में है। सांप्रदायिकता देश के विकास में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों पर अब हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। कल इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, आज के लिए शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। कल इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।